बहुत पुराने समय की बात है। आर्यगढ़ नाम का एक विशाल और समृद्ध राज्य था। वहां के महाराज वीरेंद्र सिंह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे। उनका राज्य धन दौलत, खुशहाली और शांति के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लेकिन महाराज और महारानी देवयानी की जिंदगी में एक बहुत बड़ा दुख था। शादी के कई वर्षों बाद भी उनके घर कोई संतान नहीं थी। हर मंदिर में पूजा हुई, हर तीर्थ में दान दिया गया और आखिरकार वर्षों की प्रार्थनाओं के बाद महारानी देवयानी गर्भवती हुईं। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। महल को दीपों और फूलों से सजाया गया। हर किसी को उस दिन का इंतजार था जब राजमहल में नन्हे वारिस की किलकारी गूंजेगी। फिर एक रात वो शुभ घड़ी आई, लेकिन वो खुशी अपने साथ गहरा दुख भी लेकर आई। महारानी ने एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया, लेकिन जन्म देते ही उन्होंने अंतिम सांस ले ली। पूरे महल में मातम छा गया। जब दासियों ने नवजात बच्ची को देखा तो वे हैरान रह गईं। बच्ची का रंग बहुत सांवला था। उस समय राजघरानों में गोरे रंग को ही सुंदरता माना जाता था। महल के लोग धीरे धीरे बातें करने लगे। ये कैसी राजकुमारी है? इतनी काली बच्ची पहले कभी नहीं देखी। जन्म लेते ही मां को खा गई, शायद अशुभ है। लेकिन महाराज वीरेंद्र सिंह ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने बच्ची का नाम रखा तारा। महाराज बोले, जैसे अंधेरी रात में तारा सबसे ज्यादा चमकता है, वैसे ही मेरी बेटी भी एक दिन अपने गुणों से पूरी दुनिया को रोशन करेगी। समय बीतता गया। तारा 5 साल की हो गई। वो बहुत शांत, समझदार और दयालु बच्ची थी। लेकिन महल के लोगों का व्यवहार उसके प्रति कभी नहीं बदला। कोई उसे प्यार नहीं करता था। दासियां उससे दूरी बनाकर रखतीं और राजमहल के बच्चे उसका मजाक उड़ाते। महाराज को चिंता सताने लगी कि उनके बाद तारा का ध्यान कौन रखेगा। इसलिए उन्होंने दूसरी शादी कर ली। नई रानी का नाम था रानी मोहिनी। वो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसका दिल घमंड और ईर्ष्या से भरा हुआ था। कुछ वर्षों बाद रानी मोहिनी ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। उनके नाम रखे गए रिद्धिमा और काव्या। दोनों बहुत गोरी और सुंदर थीं। उनकी सुंदरता की चर्चा पूरे राज्य में होने लगी। महल में हर तरफ उन्हीं की बातें होती। धीरे धीरे तारा को सब भूलने लगे। रानी मोहिनी अपनी बेटियों को रेशमी वस्त्र पहनाती, सोने चांदी के गहनों से सजाती, जबकि तारा को साधारण पुराने कपड़े पहनने पड़ते। अब महल में तारा की जगह रिद्धिमा और काव्या का महत्व बढ़ गया था। सबसे ज्यादा दुख की बात यह थी कि महाराज भी बदलने लगे थे। पहले जो पिता तारा को अपनी जान से ज्यादा चाहते थे, अब उनका सारा समय छोटी राजकुमारियों के साथ बीतता। तारा दूर खड़ी अपने पिता को देखती रहती और उनके प्यार का इंतजार करती रहती। साल गुजरते गए। तारा 15 साल की हो चुकी थी। उसकी दोनों बहनें 10 साल की थी। रिद्धिमा और काव्या को राजसी सुख सुविधाएं मिली थी, जबकि तारा महल में एक दासी जैसी जिंदगी जी रही थी। रानी मोहिनी ने महाराज के मन में ये बात बैठा दी थी कि तारा का सांवला रंग राज परिवार की बदनामी का कारण है। इसलिए जब भी कोई मेहमान महल में आता, तारा को पीछे के हिस्से में भेज दिया जाता। लेकिन तारा ने अपनी तन्हाई को कमजोरी नहीं बनने दिया। उसने महल की विशाल पुस्तकालय की हर किताब पढ़ डाली। उसे धर्म, इतिहास, राजनीति और काव्य का गहरा ज्ञान हो गया। उसका स्वभाव इतना मधुर था कि महल के गरीब सेवक भी उससे अपने दुख साझा करते थे। फिर भी लोगों के ताने खत्म नहीं हुए। देखो, सांवली राजकुमारी फिर किताबों में खोई है। किताबें पढ़ने से क्या रंग बदल जाएगा? रात में तारा अकेले रोती और भगवान से पूछती, क्या इंसान की कीमत सिर्फ उसके रंग से होती है? लेकिन हर सुबह वो फिर मुस्कुराकर उठती और सबका सामना करती। उसे नहीं पता था कि उसकी किस्मत बहुत जल्द बदलने वाली है। समय धीरे धीरे बीतता गया। अब तारा 19 वर्ष की हो चुकी थी। उसका सांवला चेहरा भले ही लोगों की नजरों में सुंदर न माना जाता हो, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी शांति और ज्ञान था जो किसी को भी उसकी ओर खींच लेता। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि जो एक बार सुन ले वो देर तक उसी में खोया रहता। दूसरी ओर रिद्धिमा और काव्या अब पूरे राज्य में अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हो चुकी थी। दोनों को अपने रूप पर बहुत घमंड था। वे महल की दासियों को अपमानित करती और गरीब लोगों का मजाक उड़ाती। रानी मोहिनी भी अपनी बेटियों की झूठी तारीफों में डूबी रहती। एक दिन आर्यगढ़ में खबर फैली कि पड़ोसी राज्य सूर्यनगर के युवराज आर्यन जल्द ही आर्यगढ़ आने वाले हैं। युवराज आर्यन बहादुर, बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे। उनकी वीरता की कहानियां दूर दूर तक मशहूर थीं। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि वे किसी इंसान की सुंदरता नहीं, बल्कि उसके चरित्र को महत्व देते थे।
जब ये खबर रानी मोहिनी तक पहुंची तो उसकी आंखों में लालच चमक उठा। अगर युवराज आर्यन मेरी बेटियों में से किसी एक से विवाह कर लें तो हमारा राज्य और भी शक्तिशाली हो जाएगा, उसने महाराज से कहा। महाराज भी इस रिश्ते से बहुत खुश हुए। पूरे महल में भव्य स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई। रिद्धिमा और काव्या के लिए नए कपड़े, कीमती गहने और विशेष आभूषण मंगवाए गए। लेकिन तारा को साफ आदेश दिया गया, जब तक युवराज महल में रहेंगी तुम सामने नहीं आओगी। तारा ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसे अब ऐसी बातों की आदत हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद युवराज आर्यन अपने सैनिकों के साथ आर्यगढ़ पहुंचे। पूरे राज्य ने उनका भव्य स्वागत किया। महल रोशनी से जगमगा उठा। रात को एक विशाल दावत रखी गई। रिद्धिमा और काव्या ने युवराज को प्रभावित करने की पूरी कोशिश की। वे महंगी वस्त्र पहनकर उनके सामने नृत्य करने लगी। उनकी बातें केवल अपनी सुंदरता और शौक तक सीमित थी। युवराज आर्यन मुस्कुराते जरूर थे, लेकिन उनके मन को कुछ भी छू नहीं रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ दिखावा हो। दावत खत्म होने के बाद भी आर्यन को नींद नहीं आई। वे महल के बगीचे में अकेले टहलने लगे। ठंडी हवा चल रही थी और चांदनी पूरे महल पर बिखरी हुई थी। तभी अचानक उन्हें किसी की मधुर आवाज सुनाई दी। वो आवाज बहुत शांत और दर्द से भरी थी। आर्यन उस आवाज का पीछा करते हुए महल के पुराने पुस्तकालय तक पहुंचे। खिड़की के अंदर उन्होंने देखा, एक सांवली लड़की दीपक की हल्की रोशनी में बैठी कोई पुस्तक पढ़ रही थी। वो तारा थी। उसकी आवाज में ऐसा अपनापन था कि आर्यन वहीं रुक गए। तारा एक कविता पढ़ रही थी। रूप बदल जाता है समय के साथ, लेकिन मन की रोशनी कभी फीकी नहीं पड़ती। आर्यन उसकी बातें सुनते रहे। पहली बार उन्हें किसी इंसान की आवाज इतनी सच्ची लगी थी। अचानक तारा की नजर खिड़की की ओर गई। उसने किसी परछाई को देखा और घबरा गई। कौन है वहां? उसने धीमे स्वर में पूछा। आर्यन धीरे से सामने आई। डरिए मत, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। मैं सिर्फ आपकी कविता सुन रहा था। तारा घबरा गई। उसने तुरंत सिर झुका लिया। मुझे क्षमा कीजिए युवराज, मुझे यहां नहीं होना चाहिए था। आर्यन हैरान हुए। क्यों? इस महल की राजकुमारी होकर भी तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? तारा कुछ पल चुप रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, क्योंकि इस महल में मेरा अस्तित्व सिर्फ नाम का है। उसकी बात सुनकर आर्यन के मन में कई सवाल उठने लगे। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि इस लड़की के भीतर कोई गहरा दर्द छिपा है। उस रात आर्यन देर तक तारा के बारे में सोचते रहे। उधर रानी मोहिनी को जब पता चला कि युवराज ने तारा को देख लिया है तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे डर था कि कहीं तारा की सादगी और बुद्धिमानी उसकी बेटियों की चमक पर भारी न पड़ जाए। अगली सुबह पूरे महल में हलचल मची हुई थी। रानी मोहिनी अपनी बेटियों रिद्धिमा और काव्या को लेकर बहुत उत्साहित थी। उसे पूरा विश्वास था कि युवराज आर्यन आज उन्हीं में से किसी एक को अपनी होने वाली पत्नी चुनेंगी। रिद्धिमा और काव्या शीशे के सामने घंटों सजती रहीं। महंगे इत्र, चमकदार गहने और रेशमी वस्त्र पहनकर वे खुद को सबसे सुंदर साबित करने में लगी थीं। लेकिन युवराज आर्यन का मन कहीं और ही उलझा हुआ था। बार बार उनके सामने वही सांवली लड़की आ रही थी, जिसकी आंखों में दर्द भी था और आत्मविश्वास भी, जिसकी बातें किसी साधारण इंसान जैसी नहीं थी। दरबार लगने का समय हुआ। महाराज वीरेंद्र सिंह अपने सिंहासन पर बैठे। रानी मोहिनी गर्व से मुस्कुरा रही थी। पूरा दरबार इस इंतजार में था कि युवराज किस राजकुमारी का हाथ मांगेंगे। तभी युवराज आर्यन खड़े हुए और बोले, महाराज, मैंने आपकी दोनों पुत्रियों से मुलाकात की। वे निस्संदेह बहुत सुंदर हैं, लेकिन कल रात मैंने महल में किसी और को भी देखा। रानी मोहिनी का चेहरा अचानक तनाव से भर गया। कौन? उसने घबराकर पूछा। आर्यन शांत स्वर में बोली, वो लड़की जो पुस्तकालय में बैठकर कविता पढ़ रही थी, जिसकी आंखों में सच्चाई थी। मैं उससे मिलना चाहता हूं। पूरा दरबार एकदम शांत हो गया। रानी मोहिनी जल्दी से बोली, युवराज, वो कोई खास नहीं है, बस महल में रहने वाली एक लड़की है। लेकिन तभी महाराज वीरेंद्र सिंह को एहसास हुआ कि अब सच छिपाना मुश्किल है। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, वो मेरी बड़ी पुत्री तारा है। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। सांवली राजकुमारी? उसी को युवराज ने देखा है? ये कैसे हो सकता है? रानी मोहिनी गुस्से से जल उठी। उसने तुरंत दासियों को आदेश दिया कि तारा को साधारण कपड़ों में ही दरबार में लाया जाए, ताकि युवराज का भ्रम टूट जाए। कुछ देर बाद तारा दरबार में आई। उसने बहुत साधारण सूती वस्त्र पहने हुए थी, सिर झुका और चेहरे पर वही शांति थी।
जैसे ही वो अंदर आई, कई लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन युवराज आर्यन की नजरें सिर्फ उसी पर टिकी थीं। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि असली गरिमा चेहरे में नहीं, व्यवहार में होती है। आर्यन धीरे धीरे तारा के पास गए और बोले, क्या तुम वही हो जो कल रात कविता पढ़ रही थी? तारा ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जी युवराज। तुमने इतनी गहरी बातें कहां से सीखी? तारा हल्का सा मुस्कुराई। दर्द इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। उसका जवाब सुनकर पूरा दरबार शांत हो गया। युवराज आर्यन ने उसी पल फैसला कर लिया। वे महाराज की ओर मुड़े और ऊंची आवाज में बोले, महाराज, यदि आप अनुमति दें तो मैं राजकुमारी तारा का हाथ मांगना चाहता हूं। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। रानी मोहिनी क्रोध से कांप उठी। ये नहीं हो सकता, वो चिल्लाई। मेरी बेटियां उससे 1000 गुना ज्यादा सुंदर हैं। आप उस सांवली लड़की को कैसे चुन सकते हैं? आर्यन ने दृढ़ आवाज में कहा, सुंदरता चेहरे की नहीं, मन की होती है। मैंने आपकी बेटियों में घमंड देखा है, लेकिन तारा में विनम्रता, ज्ञान और दया देखी है। रिद्धिमा और काव्या का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। महाराज वीरेंद्र सिंह की आंखें भी भर आईं। उन्हें एहसास होने लगा कि उन्होंने सालों तक अपनी ही बेटी के साथ कितना अन्याय किया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, तारा, क्या तुम इस विवाह के लिए तैयार हो? तारा कुछ पल चुप रही। उसने अपने पिता की ओर देखा, वही पिता जिन्होंने वर्षों तक उसे नजरअंदाज किया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने शांत स्वर में कहा, यदि यही भगवान की इच्छा है तो मुझे स्वीकार है। उसी क्षण रानी मोहिनी के मन में ईर्ष्या की आग और भड़क उठी। उसने मन ही मन ठान लिया, मैं इस शादी को कभी सफल नहीं होने दूंगी। युवराज आर्यन और तारा के विवाह की खबर पूरे आर्यगढ़ में फैल गई। जहां गरीब और साधारण लोग तारा की खुशी से प्रसन्न थे, वहीं रानी मोहिनी और उसकी बेटियां अंदर ही अंदर जल रही थीं। रानी मोहिनी को यह बिल्कुल स्वीकार नहीं था कि जिस लड़की को उसने हमेशा अपमानित किया, वही अब सूर्यनगर की भावी महारानी बनने जा रही है। महल में विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। हर तरफ रोशनी, संगीत और उत्सव का माहौल था। लेकिन इन खुशियों के पीछे एक खतरनाक साजिश जन्म ले चुकी थी। एक रात रानी मोहिनी ने रिद्धिमा और काव्या को अपने कक्ष में बुलाया। अगर तारा की शादी आर्यन से हो गई, रानी मोहिनी बोली, तो वो हम सबसे ऊपर चली जाएगी। लोग उसे सम्मान देंगे और हम सबको भूल जाएंगे। रिद्धिमा गुस्से में बोली, मां, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। तभी रानी मोहिनी ने धीरे से एक छोटी शीशी निकाली, जिसमें गहरा नीला तरल भरा था। ये एक जड़ी बूटी का जहर है, उसने धीमी आवाज में कहा। अगर शादी वाले दिन तारा इसे पी लेगी तो वो इतनी बीमार पड़ जाएगी कि विवाह रुक जाएगा। दोनों बहनें डर गईं, लेकिन ईर्ष्या ने उनके दिल को अंधा कर दिया था। अगले दिन तारा मंदिर में बैठकर भगवान की पूजा कर रही थी। वो अपने जीवन में पहली बार खुद को खुश महसूस कर रही थी। तभी महल की एक बूढ़ी दासी उसके पास आई। उस दासी का नाम गौरी था। वो बचपन से तारा को प्यार करती थी। गौरी घबराई हुई थी। राजकुमारी, उसने धीमे स्वर में कहा, मैंने कल रात रानी मोहिनी की बातें सुन ली। वे आपके साथ बहुत बड़ा धोखा करने वाली हैं। तारा चौंक गई। क्या? गौरी ने सारी बात बता दी। कुछ पल के लिए तारा की आंखों में दर्द उतर आया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी सौतेली मां उससे इतनी नफरत कर सकती है। लेकिन तभी उसने गहरी सांस ली और बोली, अगर मैं भी उनसे नफरत करने लगूं तो फिर उनमें और मुझ में फर्क क्या रहेगा? गौरी तारा की बात सुनकर भावुक हो गई। उधर विवाह का दिन आ गया। पूरा महल फूलों और दीपों से सजा हुआ था। दूर दूर से राजा महाराजा आए हुए थे। तारा को पहली बार राजसी वस्त्र पहनाए गए। गहरे लाल रंग के परिधान में वो बेहद सुंदर लग रही थी। उसका सांवला चेहरा आज आत्मविश्वास और शांति से चमक रहा था। जब वो विवाह मंडप की ओर बढ़ रही थी, तभी रानी मोहिनी उसके पास आई। उसके हाथ में चांदी का एक गिलास था। तारा, उसने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, ये केसर वाला दूध पी लो, शादी से पहले शुभ माना जाता है। पूरा महल उनकी ओर देख रहा था। तारा समझ चुकी थी कि इस दूध में क्या मिलाया गया है, लेकिन उसने बिना डरे वो गिलास हाथ में ले लिया। सबकी सांसें थम गईं। तभी तारा मुस्कुराई और बोली, मां, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, इसलिए पहला घूंट आपको पीना चाहिए। रानी मोहिनी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे।
पूरा दरबार हैरानी से उन्हें देखने लगा। महाराज वीरेंद्र सिंह समझ गए कि जरूर कोई बड़ी बात है। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, मोहिनी, सच क्या है? रानी मोहिनी डर गई। उसके हाथ से गिलास नीचे गिर गया, दूध जमीन पर फैल गया और वहां बैठी एक बिल्ली ने जैसे ही उसे चाटा, वो तुरंत तड़पने लगी। पूरा दरबार दंग रह गया। महाराज का क्रोध फूट पड़ा। तुमने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की, उन्होंने गरजते हुए कहा। रिद्धिमा और काव्या डर के मारे रोने लगी। रानी मोहिनी महाराज के पैरों में गिर गईं। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी बेटियों के लिए डर गई थी। लेकिन इस बार तारा आगे बढ़ी। उसने शांत स्वर में कहा, पिताजी, नफरत का अंत नफरत से नहीं होता। इन्हें दंड देकर हम सिर्फ एक और बुराई पैदा करेंगे। पूरा दरबार तारा की बात सुनकर स्तब्ध रह गया। इतना बड़ा धोखा मिलने के बाद भी उसके मन में बदले की भावना नहीं थी। युवराज आर्यन की आंखों में गर्व चमक उठा। उन्हें यकीन हो गया था कि उन्होंने सही जीवन साथी चुना है। लेकिन अभी एक और सच सामने आना बाकी था। रानी मोहिनी की साजिश सामने आने के बाद पूरे महल में सन्नाटा छा गया। महाराज वीरेंद्र सिंह शर्म और पछतावे से टूट चुके थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उन्होंने वर्षों तक अपनी ही बेटी के साथ अन्याय किया। उन्होंने कांपते हाथों से तारा का हाथ पकड़ा और बोले, बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं लोगों की बातों में आकर ये भूल गया कि असली सुंदरता इंसान के दिल में होती है। मैंने तुम्हें वो प्यार नहीं दिया जिसकी तुम हकदार थी। तारा की आंखें नम हो गईं। बचपन से जिस प्यार के लिए उसका दिल तरसता रहा, आज वही पिता उसके सामने सिर झुकाए खड़े थे। तारा ने धीरे से कहा, पिताजी, अगर आप सच में अपनी गलती समझ गए हैं तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। महाराज रो पड़े और अपनी बेटी को गले लगा लिया। पूरा दरबार भावुक हो उठा। इसके बाद युवराज आर्यन और तारा का विवाह पूरे रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। पूरे आर्यगढ़ में कई दिनों तक उत्सव मनाया गया। लोग अब उसी तारा की तारीफ कर रहे थे जिसे कभी उसके रंग की वजह से अपमानित किया जाता था। जब तारा विदा होकर सूर्यनगर पहुंची तो वहां की प्रजा ने उसका भव्य स्वागत किया। शुरू में कुछ लोग उसके सांवले रंग को देखकर हैरान जरूर हुए, लेकिन धीरे धीरे तारा ने अपने व्यवहार और बुद्धिमानी से सबका दिल जीत लिया। वो गरीबों की मदद करती, बीमारों के लिए औषधालय खुलवाती और राज्य की महिलाओं को शिक्षा दिलाने के लिए विद्यालय बनवाती। उसकी दयालुता की चर्चा पूरे राज्य में होने लगी। कुछ ही वर्षों में लोग उसे सांवली रानी नहीं बल्कि दयालु महारानी तारा कहने लगी। युवराज आर्यन अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करते थे। वे अक्सर तारा से कहते, तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारा दिल इस राज्य की सबसे बड़ी सुंदरता है। उधर आर्यगढ़ में रानी मोहिनी और उसकी बेटियां अपने घमंड की वजह से कभी सुखी नहीं रह सकी। धीरे धीरे लोगों ने उनसे दूरी बना ली। महाराज वीरेंद्र सिंह अपने जीवन के आखिरी दिनों में अक्सर तारा को याद करते और सोचते, जिस बेटी को मैंने कमजोर समझा वही सबसे मजबूत निकली। एक दिन तारा अपने पिता से मिलने आर्यगढ़ आई। पूरे राज्य ने उसका सम्मान किया। वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसकी एक झलक पाने के लिए खड़े थे। तारा ने किसी से बदला नहीं लिया। उसने हर उस इंसान को माफ कर दिया जिसने उसे कभी चोट पहुंचाई थी। उस दिन पूरे दरबार के सामने तारा ने एक बात कही, इंसान की पहचान उसके रंग, रूप या जाति से नहीं होती। उसकी पहचान उसके कर्म, व्यवहार और दिल की अच्छाई से होती है। उसकी बात सुनकर पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। और इस तरह सांवली राजकुमारी तारा ने पूरी दुनिया को सिखा दिया कि सच्ची सुंदरता चेहरे में नहीं, इंसान की आत्मा में होती है।